everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 6 Natural Disasters of class 5th Science. आज हम क्लास 5th का नेचुरल डिजास्टर जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर को मैंने फुल एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं. उस वीडियो में मैंने चैप्टर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक टॉपिक. आज जो हम करने जा रहे हैं वो बेसिकली इस चैप्टर की एक्सरसाइज होगी, मतलब इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी इसमें एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन आंसर्स, वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे विजिबल कराऊंगी और आपको मैं पूरा समझाऊंगी. उसके साथ साथ इसमें वर्ड्स टू नो होता है, क्विक रिकैप होता है, जिसका मैं आपको पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दूंगी. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो राइट नाउ वी हैव वर्ड्स टू नो, जो हमारा फर्स्ट इसमें एक पार्ट है चैप्टर का, वो आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स टू नो है. हम वन बाय वन इसके पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे और मैं आपको इसको समझाती जाऊंगी. नंबर 1 इज, एज यू कैन सी, विच इज अर्थक्वेक, है ना. अर्थक्वेक क्या होता है? अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस डीप इनसाइड द अर्थ. आपको मैंने ये चैप्टर में भी अच्छे से समझाया है. पूरा एक टॉपिक था अर्थक्वेक का. जिन्होंने चैप्टर की वीडियोस देखी होगी उन्हें पता होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है. जब अचानक से ग्राउंड में शेकीनेस होने लग जाती है, ग्राउंड वाइब्रेट करने लग जाता है, हिलने लग जाता है ना. और जब अर्थ के अंदर ऐसी चीज़ें होती है कि अर्थ ऐसे हिलने लग जाता है, उसे अर्थक्वेक कहते हैं. मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया है कि जब अर्थ के अंदर नीचे प्लेट्स होती हैं, है ना, जब वो प्लेट्स अपनी पोजीशन से, जैसे वो मूव कर रही होती हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाती हैं, तब अर्थक्वेक होता है, राइट. ओके, और अगर आपको इसको और डीपली एक्सप्लेनेशन इसकी चाहिए, पूरा एक समरी चाहिए, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेचुरल डिजास्टर की फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो का, जो आप जाके देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज साइक्लोन. साइक्लोन क्या होता है? अ वायलेंट स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो विथ वेरी हैवी रेन्स. मतलब एक बहुत तेज तूफान, है ना, जिसमें बहुत तेज हवा चलती है और साथ ही साथ बहुत भयंकर बारिश भी होती है, तब साइक्लोन आता है. जिसे हम एक तरीके से अब बोलते हैं, जोर जोर से हवा चल रही होती है, पेड़ भी उड़ रहे होते हैं और बारिश भी आ रही होती है, तब साइक्लोन आता है ना, बहुत तेज. स्टॉर्म मीन्स तूफान, है ना. आफ्टर दैट इज, लास्ट वन इज फेमाइन. फेमाइन आपको मैंने चैप्टर में भी समझाया था बहुत अच्छे से. लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन. जब किसी जगह पर बहुत लंबे टाइम से खाने की कमी हो, है ना, उसे फेमाइन बोलते हैं. मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं भुखमरी. कहीं पर जब खाने के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा हो, लोगों के पास खाने को ना हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बहुत लंबे टाइम के लिए, दैट इज नोन एज फेमाइन, जिसे भुखमरी हिंदी में कहते हैं. ऐसा तब होता है जब नेचुरल डिजास्टर किसी पर्टिकुलर रीजन में होता है, तब. ओके, नाउ वी हैव क्विक रिकैप एज यू कैन सी, है ना. नंबर 1, नेचुरल डिजास्टर्स मेक लाइफ मिजरेबल फॉर दोज अफेक्टेड. इसका कहने का मतलब है कि नेचुरल डिजास्टर क्या करते हैं, उनकी लाइफ मिजरेबल बनाते हैं, बहुत मुश्किलों भरी लाइफ बना देते हैं जो इससे अफेक्ट हुए होते हैं, जिससे जो वहाँ पे रह रहे होते हैं और उनकी जगह पे डिजास्टर आता है, जिनको इससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. ना उनके पास घर रहता है, ना परिवार रहता है ना. नंबर 2 इज अर्थक्वेक्स. अच्छा, क्विक रिकैप क्या होता है कि जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका थोड़ी सी समरी हो जाती है, कि कुछ 6-7 पॉइंट जिसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं कि चैप्टर में बेसिकली था क्या, है ना. ओके, एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अर्थक्वेक क्या करता है, आपकी लाइफ को भी नुकसान पहुंचाता है और प्रॉपर्टी को. मतलब लोगों की मौत तो होती ही होती है, डेथ्स तो होती ही होती है, साथ साथ प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है. नेक्स्ट इज अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. आपको मैंने बताया था कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट होता है जिसे रिक्टर स्केल कहते हैं. तो अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है. फ्लड्स अकर मोस्टली व्हेन रिवर ओवरफ्लो आफ्टर वेरी हैवी रेनफॉल. फ्लड्स कब होती है? जब रिवर्स ओवरफ्लो कर जाते हैं. रिवर का पानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाता है ना. जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो क्या होता है, रिवर में तो ऑलरेडी पानी है, अब बहुत तेज बारिश आएगी तो पानी उसमें ऐड होता जाएगा ना. मान लो पानी का लेवल इतना होना चाहिए था, पर पानी जब बारिश हो रही है तो पानी बढ़ते 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 इतना हो गया, तो जो इतना पानी है उसकी जो पानी एक्स्ट्रा हो गया वो कहाँ जाएगा, वो फिर आसपास की जगहों पे जाएगा. और जब आसपास की जगह पे पानी जाता है तब फ्लड्स होते हैं.
So next is a cyclone is a very strong wind accompanied with very heavy rains. जैसा कि आपको मैंने बताया कि साइक्लोन क्या होता है, जब बहुत तेज हवा चलती है और बहुत तेज बारिश होती है सेम टाइम पे, तब साइक्लोन होता है. नेक्स्ट इज tidal waves are rolling waves which rush towards the seashore. These are called tsunamis. जब समुद्र में बहुत तेज लहरें उठती हैं, है ना, जो सी शोर, जो समुद्र के पास जैसे जो लैंड होता है, जब वहाँ पे जाके वो लहरें टकराती हैं तब सुनामी आती है ना. ये भी मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से समझाया है. ड्रॉट इज कॉज्ड बाय ड्राई कंडीशंस. इन ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज पीपल ऑफन फेस फेमाइन. ड्रॉट क्या होता है, बेसिकली वो ड्राई कंडीशन की वजह से होता है. जब कहीं पर सूखा पड़ जाता है, ज़मीन एकदम सूखी हो जाती है, बारिश नहीं होती है, वेदर एकदम बहुत ऐसे गर्म हवाएं चलने लगती है, तो वहाँ पे ड्रॉट आता है. इसे सूखा पड़ना कहते हैं. ड्रॉट जिन एरियाज पे आता है वहाँ पे बेसिकली लोगों को क्या फेस करना पड़ता है, वहाँ के लोगों को फेमाइन फेस करना पड़ता है. फेमाइन मतलब भूखमरी. वहाँ के लोगों को खाने को नहीं होता. ऑफकोर्स जो जगह एकदम सूखी पड़ जाएगी, जब बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होगी, और बेसिकली जब क्रॉप्स ग्रो नहीं होगी तो आप खाओगे क्या, है ना. सो ऐसी जगहों पे फेमाइन आता है जहाँ पे ड्रॉट हो जाता है. राइट नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज. एज यू कैन सी दिस हैव रीड एन आंसर. आप देख सकते हो रीड एन आंसर में यहाँ पे कुछ टिक द करेक्ट क्वेश्चंस हैं. मैं 1 बाय 1 इनको कराती जाऊंगी और मैं आपको कुछ पर्टिकुलर 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगी जिसमें आप इन सब के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अब मेरी वीडियोस पे कमेंट करने लगे हो, मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर करने लगे हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे उनको देखते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, जिससे आपकी नॉलेज भी गेन होती है ना. सो ये वीडियो में भी, इसमें मैंने आपको टिक द करेक्ट आंसर यहाँ पे दिखाए हुए हैं. मैं भी आपको इसके आंसर बताऊंगी. बिफोर आई टेल यू, आप इसके आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. मैं आपको टाइम लिमिट भी दूंगी. ओके, स्टार्ट करते हैं. नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, स्ट्रक्चर शैटर्स, बिल्डिंग शेक, रोड्स क्रैक एंड कम्युनिकेशन फेल्स ड्यूरिंग. जब स्ट्रक्चर्स मतलब जब बिल्डिंग्स शैटर टूट जाती है, बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं, रोड्स क्रैक हो जाते हैं, कम्युनिकेशन, आप बातचीत नहीं कर पाते हो, ये सब कब होता है? इन ऑप्शंस आर स्प्रिंग, विंटर, अर्थक्वेक्स, समर. अब मुझे पता है 101% आई एम श्योर कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो देखते होंगे उनको इसका आंसर पता होगा, बिकॉज मैंने पूरे चैप्टर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, है ना. तो जल्दी से इसका आंसर आप लिखिए कि ABCD में से आपके हिसाब से नंबर 1 का आंसर क्या होगा. आप इसको नंबर 1 लिखिए और आपका ABCD में से जो आंसर हो आप वो लिख के कॉमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए. और अगर आप यहाँ पे मुझे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी DM कर सकते हैं, मैं वहाँ से भी देख लूँगी. ओके, सो आपको मैंने टाइम दिया है, आप जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए कि ऐसा क्या होता है जब स्ट्रक्चर्स टूट जाते हैं, बिल्डिंग हिलने लगती है, रोड्स पे क्रैक आ जाता है, कम्युनिकेशन, आप बातचीत नहीं कर पाते, फोन्स नहीं जा पाते, मैसेज नहीं जा पाते, ऐसा कब होता है? स्प्रिंग में होता है, विंटर में होता है, अर्थक्वेक्स में, कि समर में? या सो राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन. आई होप कि आप सबने इसका आंसर लिखा होगा एंड आई नो कि आप सबको इसका आंसर आता भी होगा. सो लेट मी टेल यू विच इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स अर्थक्वेक्स. जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तब ये सब चीज़ें होती हैं. सो जिस बच्चे ने भी अर्थक्वेक आंसर लिखा है, आई एम क्लैपिंग फॉर यू गाइज. ठीक है, वेरी नाइस. आप ऐसे ही बाकी सारे आंसर कीजिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितना अच्छा चैप्टर को समझने लगे हैं. सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. Those who study earthquakes are called. जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर जियोलॉजिस्ट, सेस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोलॉजर्स. मुझे पता है आप सबको ये आंसर आता होगा. जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन को खोलिए और इसका आंसर ABCD में आपको जो लगता है उसको आप मुझे कमेंट जल्दी से कीजिए. टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपको पता है कि जब अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक की पढ़ाई जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से लिखिए इसका आंसर. आई होप कि आप सबने इसका आंसर कर दिया होगा. सो इसका आंसर है सेस्मोलॉजिस्ट. वो लोग जो अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं उन्हें सेस्मोलॉजिस्ट कहते हैं. जिन बच्चों ने इसका आंसर किया है और उनका आंसर मेरी तरह सेम है सेस्मोलॉजिस्ट, तो गुड, आपने अच्छा किया. अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 के लिए. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अकम्पेन्ड विथ वेरी हैवी रेन्स ड्यूरिंग. सो स्ट्रॉन्ग विंड क्या है कि जब बहुत तेज हवा चलती है और साथ ही साथ बहुत तेज बारिश होती है, तब क्या होता है? ऑप्शंस आर साइक्लोन, ड्रॉट, फ्लड, फेमाइन. जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जब बहुत तेज हवा चलती है और साथ ही साथ बहुत तेज बारिश भी होती है, तब क्या आता है? साइक्लोन आता है, ड्रॉट हो जाता है, फ्लड हो जाता है, कि फेमाइन?
जल्दी इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई नो कि आप सबको ये आंसर आता भी होगा, हमने चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा भी था, और अभी हमने शायद क्विक रिकैप में या फिर वर्ड्स टू नो में आपको मैंने समझाया भी है। आई होप कि आप सबने इसका आंसर कर दिया होगा। सो लेट मी टेल यू दिस आंसर इज साइक्लोन। साइक्लोन होता है जब बहुत तेज हवा चलती है और बहुत तेज बारिश आती है एक साथ, उसे साइक्लोन कहते हैं। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर साइक्लोन लिखा है उसके लिए आई एम क्लैपिंग, वेरी नाइस, वेरी वेल डन, है ना। ऐसे ही आप आगे आगे और पढ़ते जाइए। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, द ड्रॉट ऑफ द सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज इन। मतलब जब इंडिया में जो सबसे ज्यादा, मतलब ड्रॉट ऑफ द सेंचुरी मतलब उन 100 ईयर्स में सबसे ज्यादा भयंकर जो ड्रॉट आया था वो कब आया था? 1904 से 05 तक, 1962 से 63 तक, 1986 से 87 तक, या 2008 से 2009 तक? जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, आप मुझे इसका आंसर ABCD करके नंबर 4 का आपको जो आंसर लगता है आप मुझे करके लिखिए। ओके, सो आई होप कि आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा, आप सबको ये आता भी होगा। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज 1986 टू 1987। ये हमने चैप्टर का आई थिंक लास्ट टॉपिक था, उसमें हमने पढ़ा था, है ना। सो सबसे ज्यादा उन 100 ईयर्स में जो ड्रॉट आया था, सूखा पड़ा था इंडिया में, वो था 1986 से 87 तक। तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर C लिखा है, क्लैप फॉर देम, है ना। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हैं, वेरी वेल डन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो राइट नाउ आप देख सकते हैं हमारे पास है राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। ये हमारे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम ट्रू फॉल्स करेंगे, है ना। नंबर 1 पढ़ते हैं, द लेयर्स ऑफ द अर्थ अंडर द प्लेट्स आर स्टेशनरी। तो आप इस बात को समझिए कि जो प्लेट्स के नीचे की लेयर होते हैं, लेयर्स ऑफ द अर्थ अंडर द प्लेट्स, प्लेट के नीचे की लेयर्स होती हैं वो स्टेशनरी। स्टेशनरी वर्ड का मतलब है कि वो जैसी है वैसी रहती है। मान लो मैंने कोई चीज़ अपने हैंड पर ऐसी रखी, है ना, वो वैसे की वैसी रही। जब कोई चीज़ अपनी जगह से खुद ब खुद नहीं हिलती, उसे स्टेशनरी कहते हैं, है ना। तो क्या प्लेट्स के नीचे जो अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं उसके नीचे की जो लेयर है, क्या वो स्टेशनरी रहती है? क्या वो हिलती नहीं है? हमने चैप्टर में पढ़ा था, है ना। हमने पढ़ा था कि जब अर्थक्वेक कब आता है, जब वो मूवमेंट बहुत ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तब अर्थक्वेक आता है ना। सो ये बात एकदम फॉल्स है। इसका आंसर मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, विच इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स। ओके, अच्छा, बाय द वे, जिस बच्चे को इस इन ट्रू फॉल्स के आंसर आते हैं, आप मुझसे पहले इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, है ना। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे कि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है और आप इसका आंसर कर पा रहे हैं। तो जिस बच्चे को भी साइमल्टेनियसली जो भी ट्रू फॉल्स आता है, B लिखकर 1 फॉल्स या ट्रू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू बी देयर। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और आप इनको पढ़ते जाइए और आंसर करते जाइए। नंबर 2 पढ़ते हैं, द इंस्ट्रूमेंट सेस्मोग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम, अ स्प्रिंग, अ स्टोन, अ ड्रम, पेपर एंड अ पेन। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे सेस्मोग्राफ कहते हैं, है ना। उसमें एक फ्रेम होता है, एक स्प्रिंग होता है, स्टोन होता है, ड्रम होता है, पेपर होता है और पेन होता है। तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। उसके बाद मैं आपको इसका अपना आंसर बताऊंगी कि मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है। आई होप आप सबको ये आंसर आता होगा। मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि सेस्मोग्राफ क्या होता है, जिसमें एक फ्रेम होता है, स्प्रिंग, स्टोन, ड्रम, पेपर, पेन, ये सब होता है। और जब जब अर्थक्वेक आता है तो वो पेन चलने लग जाता है, बिकॉज वो जो स्टोन है ना, जो फ्रेम है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी होगी चैप्टर वाली, उसको ये आंसर आता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ फेमाइन इज अ स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पेन्ड विथ हैवी रेन्स। यहाँ पे लिखा है फेमाइन क्या होता है, जब बहुत तेज, बहुत भारी बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवा चलती है, उसे फेमाइन कहते हैं। चलो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है। मतलब क्या फेमाइन वो होता है कि जब बहुत तेज हवा और बारिश एक साथ आती है तब उसे फेमाइन कहते हैं? जल्दी इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड आई नो whosoever has watched my video, they know very well that this is not a true answer. This is absolutely false, because when a strong wind accompanied with heavy rains, it is not famine, it's absolutely cyclone. And we have also read this sentence in our take the correct answer as well as quick to recap, I guess, है ना। सो एकदम फॉल्स है। यहाँ पे आप लिख दीजिए F, है ना। क्योंकि फेमाइन क्या होता है, फेमाइन इज व्हेन देयर इज लैक ऑफ फूड, जब खाने की कमी होती है देन इट इज नोन एज फेमाइन।
बट नॉट अबाउट दिस वन. ओके, नेक्स्ट इज टाइडल और स्ट्रॉम वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुनामीज. जो टाइडल और स्ट्रॉम वेव्स होती है, जब बहुत तेज वो आती हैं, वेव्स आती हैं, उसे सुनामी कहते हैं. अब आप मुझे बताइए क्या ये सुनामी होता है, क्या इसे सुनामी कहते हैं? सो जल्दी से आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. सो जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि टाइडल और स्ट्रॉम वेव्स को सुनामी कहते हैं. सो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है. ये एकदम ट्रू बात है कि टाइडल और स्ट्रॉम वेव्स को जब बहुत तेज लहरें उठती हैं उसे सुनामी कहते हैं. लास्ट इज ड्रॉट इज कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल. ड्रॉट कब होता है? जब बहुत तेज बारिश आती है. अच्छा, अब इसको सुन के तो मुझे पता है काफी सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा. इसको जल्दी से आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, कि ड्रॉट तब होता है जब बहुत तेज बारिश आती है. इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से. ओके, सो बेसिकली मैं आपको इसका आंसर बता भी देती हूँ कि ड्रॉट, बिल्कुल ये बात एकदम ही फॉल्स है कि ड्रॉट का मतलब है हैवी रेनफॉल. नो, ड्रॉट कभी नहीं होता हैवी रेनफॉल से, बल्कि ड्रॉट तब होता है, सूखा तब पड़ता है जब रेनफॉल होती ही नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर्स, आंसर दीज क्वेश्चंस वे थिंक एंड आंसर, है ना. सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, है ना. नंबर सी, नंबर डी, नंबर ई, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स वाले हैं. सो जैसे कि मैंने आपको गवर्निंग आवर सेल्स की वीडियो में भी क्या किया था, पूरा एक ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर्स एक साथ ही विजिबल करा दिए थे. इस वीडियो के लिए भी, इस चैप्टर के लिए भी मैं ऐसे ही करूँगी. आपको मैं पूरे क्वेश्चन आंसर्स एक साथ ही स्क्रीन पे विजिबल कराऊंगी ताकि आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम ना हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन आंसर्स. सो जैसे कि आप देख सकते हो आपको स्क्रीन पे विजिबल है क्वेश्चन आंसर्स. मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आंसर लिखे हुए हैं एक साथ. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप चाहिए तो साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं अगर आपके सेम क्वेश्चन आंसर्स आपके स्कूल में भी है. ओके, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर सी, राइट शॉर्ट आंसर्स. बेसिकली अभी हमें शॉर्ट आंसर्स करने हैं, मतलब 2 लाइन के मैक्सिमम होने चाहिए. नंबर 1, नेम 3 नेचुरल डिजास्टर्स. हमें 3 नेचुरल डिजास्टर के नाम बताने हैं. ये तो आप सारे बच्चे बता देंगे, बहुत सारे है ना, जैसे फ्लड है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, सुनामी है ना, या ड्रॉट है, तो बहुत सारे हैं. आप इनमें से कोई 3 आपको लिखने हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लड, साइक्लोन एंड अर्थक्वेक्स, है ना. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको ये आगे काम आने वाला है. ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स क्या होता है ना. सो इसका आंसर हम पढ़ते हैं. एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द मूवमेंट और वाइब्रेशंस डीप इनसाइड द अर्थ. जैसा कि आपको मैंने बहुत बार अभी समझाया भी कि जब अर्थ के अंदर सडन, अचानक से शेकिंग हो जाए, अचानक से अर्थ हिलने लग जाए, है ना, या अर्थ के अंदर प्लेट्स की मूवमेंट होने लग जाए, तब अर्थक्वेक होता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3, व्हाट इज अ साइक्लोन. साइक्लोन क्या होता है? ये तो हमने ट्रू फॉल्स में, टेक मार्क में, क्विक रिकैप में बहुत बार पढ़ लिया कि साइक्लोन क्या होता है. अब हम इसको पूरा एक आंसर पढ़ लेते हैं. अ साइक्लोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पेन्ड विथ वेरी हैवी रेन्स. साइक्लोन क्या होता है? जब बहुत तेज हवा भी चलती है और साथ ही साथ बहुत भारी बारिश आती है, तब उसे साइक्लोन कहते हैं. जब बहुत तेज बारिश और हवा एक साथ चले उसे साइक्लोन कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सुनामी. सुनामी क्या होता है? सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक. जब समुद्र की लहरें उठती हैं, क्योंकि जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है, समुद्र के नीचे उसकी प्लेट्स हिलने लग जाती हैं, है ना, तब सी वेव्स होती हैं. समुद्र की लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं और वो एकदम से बहुत तेज हवा भी चलने जाती है, लहरें भी उठती हैं, उसे सुनामी कहते हैं. इसका आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू फील लाइक टेकिंग सो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डी है, विच इज आंसर दीज क्वेश्चंस. सो इसका हम पूरा आंसर पढ़ेंगे. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चन. अब हमें इसमें पूरा एक आंसर को इलैबोरेट करके बड़ा करके लिखना पड़ेगा. नंबर 1 इज व्हाट इज अ सेस्मोग्राम. सेस्मोग्राम क्या होता है? ये अभी हमने शायद फिंदा ब्लैंक्स में या फिर ट्रू फॉल्स में पढ़ा है. अब इसका पूरा आंसर आपको समझाती हूँ. मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल भी करा दिया है कि अर्थक्वेक्स जनरेट वेव्स दैट ट्रैवल ऑल ओवर द अर्थ. अर्थक्वेक क्या करती है? वेव्स जनरेट करती हैं जो पूरे अर्थ में होती हैं, नीचे अर्थ के अंदर. दे कैन बी डिटेक्टेड विद एन इंस्ट्रूमेंट. इसे हम एक इंस्ट्रूमेंट के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जिससे कहते हैं सेस्मोग्राफ, है ना. उस इंस्ट्रूमेंट को सेस्मोग्राफ कहते हैं जिसकी मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा
है या फिर ज़मीन हिल रही है। When the earth trembles, the spring on the seismograph moves a pen. जब अर्थ हिलने लगता है तो जो क्या नाम है, सेस्मोग्राफ के ऊपर स्प्रिंग होता है ना, वो पेन को हिलाता है। और पेन को कहाँ हिलाता है? पेपर पर हिलाता है, जो कि ड्रम से बंधा होता है। और उस पर एक कोई रीडिंग पैटर्न बनता है, एक इस तरह के कुछ, जैसे हम पेन जब चलाते हैं तो जितनी तेज़ वो शेकीनेस होगी उस हिसाब से जो पैटर्न बनेगा उसे हम सेस्मोग्राम कहते हैं। इसे बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हुए मैंने चैप्टर में समझाया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके इस क्लास में भी सेम आंसर आपके एग्जाम में आने वाला है तो आपको ये हेल्प हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू अर्थक्वेक्स अफेक्ट द अर्थ एंड इट्स पीपल। अर्थक्वेक अर्थ को कैसे अफेक्ट करता है, अर्थ को कैसे नुकसान पहुंचाता है और उसके लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। उसका पूरा आंसर ये रहा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे अपने एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए। सो मैं आपको इसे समझाती हूँ कि ये क्या है। When the ground shakes due to earthquakes, जब ग्राउंड अर्थक्वेक की वजह से शेक करता है, हाउसेज, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस शेक, है ना, घर, बिल्डिंग, ब्रिजेस सब कुछ हिलने लग जाता है। When the movement lasts for some time, और जब मूवमेंट कुछ टाइम के लिए रहती है, ऐसा तो नहीं है अर्थक्वेक आया और चला गया। For few seconds it retains there, है ना, for few seconds वो वहीं पे रहता है। मतलब जो ग्राउंड है वो शेक होता रहता है। उससे क्या होता है, स्ट्रक्चर शैटर, चीज़ें मतलब जो बिल्डिंग्स हैं वो टूट जाती है, रोड्स क्रैक हो जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्सेस, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम ख़राब हो जाता है। आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, किसी का कॉल आ नहीं सकता। देयर इज़ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो। और इससे क्या होता है, लाइफ का तो लॉस होता ही होता है, प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है। ना तो लोग बचते हैं, ना ही कोई बिल्डिंग या कोई ब्रिज कुछ भी नहीं बच पाता। दैट इज़ हाउ अर्थक्वेक अफेक्ट द अर्थ एंड इट्स पीपल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगता है कि आपके काम आने वाला है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डैमेजेस कॉज्ड बाय अ फ्लड। फ्लड से क्या क्या डैमेज होता है। फ्लड डैमेजेस क्रॉप्स, क्रॉप खराब होती है ऑफकोर्स। जब बाढ़ आएगी तो क्रॉप तो खराब होगी ही होगी। हाउसेज खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आपने देखा भी होगा काफ़ी मूवीज़ में, न्यूज़ में, कि जब बाढ़ आती है तो घर एकदम से ऐसे बिखर के टूट जाते हैं। और अर्थक्वेक में भी सेम होता है। रोड्स नहीं होते, रोड्स तो टूट ही जाते हैं, प्रॉपर्टी भी खराब हो जाती है ना। वाटर सप्लाई, जब बाढ़ आ जाएगी तो वाटर सप्लाई तो बिल्कुल, पाइपलाइन वगैरह सब टूट जाएगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क, बातचीत करने का जरिया भी खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस गेट अफेक्टेड, और बिजली की लाइनें भी बहुत ज़्यादा नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ता है। आई थिंक यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट नाउ, है ना। मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ डज अ सुनामी अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। अब सुनामी ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। सुनामी कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑन द सी शोर इन सेकेंड। सुनामी सी शोर पर कुछ सेकंड्स में ही बहुत भयानक तूफान ले आती है। द जाइंट वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 800 किलोमीटर की रफ्तार से, की स्पीड से जो है लहरें उठती हैं सी की, विच कॉजेज सेवर डैमेज, जिससे बहुत नुकसान होता है। एंड रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द एरिया। और उस एरिया में लाइफ भी लोग भी मर जाते हैं और प्रॉपर्टी भी खराब हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है। लिस्ट द कंडीशंस दैट कैन कॉज अ ड्रॉट। आप ये पूछ रहे हैं कि कुछ कंडीशंस बताइए जिससे ड्रॉट होता है। देखो ड्रॉट क्या होता है। इफ अ पर्टिकुलर एरिया हैज नो रेन, अगर किसी जगह पे बारिश ही नहीं होती और लेस रेन, कम बारिश होती है, देन नॉर्मल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, है ना, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत कम बारिश हो रही है, तब वहाँ पे ड्रॉट होता है, तब वहाँ पे सूखा पड़ता है। ड्रॉट इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ रेनफॉल। जब बारिश की कमी हो जाती है, बारिश ही नहीं होती है ना। हॉट ड्राई विंड्स, जब बहुत सूखी हवा चलती है। वेरी हाई टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है। एंड इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर, और जब मॉइस्चर इवेपोरेट होके भाप बन के उठ जाता है ग्राउंड से, तब ड्रॉट आता है, तब सूखा पड़ जाता है। और ऐसा होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ के रहने वाले लोगों को। अब इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। हाउ डू पीपल सफर इन ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। वो एरिया जहाँ पे ड्रॉट आता है, जहाँ पे सूखा पड़ता है, वहाँ पे लोग कैसे सफ़र करते हैं, कैसे लाइफ को जीते हैं। पीपल इन ड्रॉट हिट एरियाज फेस डिफिकल्टीज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। वहाँ के लोगों को पानी की कमी हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है, यील्ड इन फील्ड्स एंड इवन फेमाइन, इवन दो लोगों के पास खाने को भी नहीं होता, है ना। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो लोग फेस करते हैं जिनके एरिया में ड्रॉट आता है। दिस इज आर डी क्वेश्चन, है ना, जिसमें हमने पूरे आंसर दिस क्वेश्चंस किए। नाउ वी हैव नंबर ई विच इज थिंक एंड आंसर। नाउ वी हैव थिंक एंड आंसर, ओके।
इसको मैं अब स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1, वी जनरली हेयर अबाउट एपिडेमिक्स आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। हम भी देखते हैं कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसके बाद क्या क्या होता है ना, और क्यों होता है, मतलब लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब एपिडेमिक होता क्या है? एन एपिडेमिक इज एन आउटब्रेक ऑफ अ कम्युनिकेबल डिसीज दैट स्प्रेड्स एट अ रैपिड रेट थ्रू अ ह्यूमन पॉपुलेशन। एपिडेमिक क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेबल डिसीज लोगों में हो जाता है नेचुरल डिजास्टर के बाद। कोई भी डिजास्टर आता है उसके बाद लोगों को बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को होती है, और वो ह्यूमन पॉपुलेशन, उस जगह में जितने लोग होंगे उस हिसाब से वो बीमारी फैलती ही जाती है, वो डिसीज फैलता ही जाता है, उसे एपिडेमिक कहते हैं। राइट, आगे पढ़ते हैं इसका आंसर। द फैक्टर्स फॉर एपिडेमिक्स आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स आर एसोसिएटेड विथ पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वो फैक्टर्स जो एपिडेमिक होने के इफेक्ट लाते हैं, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से एपिडेमिक होता है नेचुरल डिजास्टर के बाद, वो पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएट करते हैं। द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर, क्योंकि क्या होता है, देखो काफ़ी लोग तो अपनी जान खो देते हैं नेचुरल डिजास्टर के बाद, है ना। तो क्या होता है, जब साफ पानी नहीं होता है ना, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होती है ना, सैनिटेशन फैसिलिटी का मतलब समझ रहे होगे कि साफ सफाई नहीं होती, एंड इवन दो आपके ना तो कोई वॉशरूम होता है ना ही कुछ होता है, सब कुछ तो तहस नहस हो जाता है, एंड हेल्थ केयर सर्विस नहीं होती है ना, कॉज द आउटब्रेक ऑफ एन एपिडेमिक आफ्टर नेचुरल डिजास्टर। और इन सब रीजन की वजह से क्या होता है, बहुत भयानक ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है नेचुरल डिजास्टर के बाद। ऐसा नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर खत्म हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गई, फ्लड चली गया, फ्लड रुक गया तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं, उसके बाद की प्रॉब्लम तो बेसिकली शुरू होती है जब आपके पास ना तो पीने के लिए साफ पानी होता है, ना आपके पास कोई वॉशरूम फैसिलिटी होती है, ना कोई हेल्थ केयर सर्विस होती है, ना कोई हॉस्पिटल, ना कुछ, तब उसे एपिडेमिक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समटाइम्स अर्थक्वेक्स कॉजेज फायर्स। कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से आग भी लग जाती है। हाउ, ये कैसे होता है? फायर इज वन ऑफ द मेन अर्थक्वेक हैजार्ड्स। फायर जो है, मतलब आग जो है, वो बेसिकली बहुत बार अर्थक्वेक के होने से लग जाती है ना। फायर्स कैन बी कॉज्ड बाय ब्रोकन गैस लाइंस। जब गैस की लाइंस, जो गैस पाइपलाइंस होती है, जो हमारे घर में गैस होती है जिसमें खाना बनता है ना, जब उसकी गैस लाइन टूट जाती है ना, या फिर पावर लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस कट हो जाती हैं, है ना, तब उसकी वजह से फायर लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और टिप्ड ओवर वुड और कोल स्टोव्स, है ना। और जब वुड के ऊपर या फिर कोल स्टोव्स के ऊपर जब वो कोई ऑयल गिर जाता है या किसी भी तरीके से फायर लग जाती है कहीं पे भी जहाँ पर अर्थक्वेक आया होता है, अगर वहाँ पे गैस लाइन ब्रोक हो जाती है, पावर लाइन ब्रोक हो जाती है ना, तो इन सब रीजन की वजह से अर्थक्वेक आता है। नाउ वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, विच इज दिस वन। देयर इज नो रिवर इन योर टाउन और सिटी। ऐसा यहाँ बोल रहे हैं कि आपके सिटी और टाउन में कोई रिवर नहीं है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लड इन द मानसून सीजन? क्या पॉसिबिलिटी है कि मानसून सीजन में, मतलब वो सीजन जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके वहाँ पे फ्लड आएगी? आंसर है ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ ड्रेन्स। अगर ड्रेन्स होता है ना, जहाँ पे आपके घरों का पानी जाता है नालियों में या फिर, है ना, उन्हें ड्रेन्स कहते हैं। अगर ड्रेन्स ओवरफ्लो कर जाए एंड ब्लॉकेज ऑफ स्टॉर्म वाटर, और स्टॉर्म वाटर में ब्लॉकेज हो जाए, तब पॉसिबिलिटी है ऑफ फ्लड। ओके, सो बेसिकली आवर चैप्टर इज ओवर फॉर नाउ, है ना। हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, और अगर आपको ये समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो, आपको इसे पढ़ने में, समझने में, और आपको इससे कोई नॉलेज मिली हो, सो डू लाइक दिस वीडियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, सो आपके जैसे और भी बच्चे होंगे, जैसे कि जो क्लास 5th में होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, जिनको ये चैप्टर की ज़रूरत होगी समझने की, सो डू शेयर विद देम, ताकि आपकी तरह उनकी भी इस चैप्टर से हेल्प हो पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, आपके जैसे और भी बच्चों को इस मीडियम के थ्रू समझाऊं, सो आप मुझे उस चैप्टर का नाम, अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक योर वीडियो वेरी सुपर सून। मैं उस चैप्टर पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, पर उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं चैप्टर्स के रिलेटेड, सो मैं उन पर भी चैप्टर्स
उनकी मैं वीडियो बना रही हूँ वैसे ही मैं आपकी भी बनाऊंगी। सो बस आपको क्या करना है, आपको कमेंट उस चैप्टर का नाम मुझे कर देना है, या आप एक काम और कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं वहाँ से भी आपका कमेंट देख लूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड भी समझ में ना आया हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही समझा दूंगी। अदरवाइज आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी समझा दूंगी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।